लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हार जीत ज्योति मिर्दा अपने खुद की वर्चस्व की लड़ाई मान ली। सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा क्यों सर? किसी बिल्कुल करेगा। रेवत डांगा जी एक साधारण परिवार से आते हैं और उनके बारे में जिस तरीके की टिप्पणियां करी गई है और उनका जुड़ाव पब्लिक के साथ में डायरेक्ट है। और पहली बार की भाषण में उन्होंने कहा कि ये मंत्री और संतरी जितने भी है ये चुनाव के समय ही यहाँ पर आपको दिखेंगे, फिर नहीं दिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? आपका राज है। मतलब रिचपाल जी ने 1000 करोड़ की पार्टी का कहा तो आपने भी आरएलपी का खाता चेक किया। पार्टी है तो खाता तो चेक करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब दावे इतने बड़े करे कि मैं हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहा हूँ। तो हनुमान जी तो कह रहे हैं कि आपको विधानसभा में उन्होंने जाने से रोक दिया, लोकसभा में जाने से रोक दिया और रेवंत राम जी डांगा को 2000 से उन्होंने फिर जाने से रोक दिया। तो वो तो लगातार सफल होते जा रहे हैं। हाँ। और आप लगातार जनादेश में पीछे रहते हैं, तो इसके कारण या कारण कहाँ रह गए? देखो ना, हनुमान जी ये भी हमेशा कहते हैं कि मेरा काम कभी रुका नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी का राज है और राज में जनता आना चाहती है, तो फिर काम नहीं रुक रहा है तो फिर जनता रखा मैं तो हेलीकॉप्टर से उतरता ही नहीं हूँ। मैं तो कहीं जाता हूँ तो पूरे राजस्थान में प्रचार करता हूँ, खींवसर में आता हूँ, 3 मीटिंगें करता हूँ और जीत करके चला जाता हूँ। क्योंकि रेवत डांगा जी केवल मात्र 2000 वोटों से हारे थे। जनता की सहानुभूति थी और हम भी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के साथ में अच्छा जुड़ाव रख सके ग्राउंड पे, उसको टिकट मिलना चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं कि असली खेल तो अब जमेगा। पिछली बार टाइम नहीं मिला, मीटिंगें कम थी, और अब हनुमान जी बेनीवाल घर घर जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये 2000 का अंतर हम 20,000 का कर देंगे। ज्योति मिर्दा ने आरएलपी को जितना तोड़ना हो इतना तोड़ा। डांगा साहब को ले जाके टिकट दिलवा दिया, आरएलपी के प्रधान खींवसर उनको बीजेपी में लेके चले गए और आपको टिकट दिया नहीं या आपने लिया नहीं। बयान भी आया कि नारायण जी ने जहर का घूंट पी लिया। तो लोग कह रहे हैं कि ज्योति जी को कैसे पता चला कि नारायण जी ने हकीकत में जहर का घूंट पिया है? क्योंकि जब मौका लगा तब इनका कहना ये मैंने मदद करी, इसको जिता दिया, उसको जिता दिया, लेकिन वास्तव में इन्होंने जो समाज के नेता थे उनको काटने का ही काम किया। आप कहीं पर भी देख, नेताजी के क्या होता है, डापा चूक हो रखे हैं। आप क्या गणित लगा के बैठे हो, कितने हजार वोटा से आप सीट निकाल रहे हो? मेरा अगर आप एक सही आकलन माने, लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो राजपूत समाज के कुछ वोट इधर उधर हुए, तो ये इस चुनाव में क्या गणित बैठेगी? लेकिन अभी एक फिर से मौका आया है, स्थिर सरकार है हमारी और केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है। भाई इस बार आए, वोट दें और रेवत डांगा जी को जिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लाभ ले पाएंगे, हमारे जो क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उनको करवा सकेंगे। पिछली बार रेवंत राम जी डांगा मात्र 2000 से पीछे रह गए और अब मन में एक ही है कि वो 2000 का अंतर कैसे टूटे। बीजेपी वाले बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएलपी का ग्राफ है वो घटता जा रहा है, और मेरे साथ में है ज्योति मिर्दा जो बता रहे हैं कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल का गढ़ कैसे ढाएंगे। खूब सारी इनके साथ में बातचीत करके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस बार ज्योति मिर्दा ने क्या गणित लगा रखी है कि हनुमान जी बेनीवाल को कैसे रोकना है। क्योंकि 2009 के अंदर लोकसभा के चुनाव में हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैंने ज्योति मिर्दा का साथ दिया और लोकसभा में पहुंचाया। 2014 में हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैंने ज्योति मिर्दा को हराया। 2019 में ज्योति मिर्दा के सामने हनुमान बेनीवाल फिर लोकसभा में जीत के दिल्ली में गए, और उसके बाद में अब ज्योति मिर्दा ने भी ठान ली है कि इस बार हनुमान बेनीवाल को कैसे रोकना है। ज्योति जी राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे बड़ी तो ये आप बताओ कि क्या चुनौती इस बार खींवसर में? चुनौती सिर्फ मेरा एक ही मानना है कि जिस तरीके का माहौल है वो वास्तव में वोटों में तब्दील हो जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि बीजेपी का मूल वोटर जो है वो वोट डालने के लिए कम निकलता है घरों से। तो इस बार हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि जो हमारे पक्ष के वोट हैं वो सारे कास्ट हो जाए और वही एक अच्छे जीत के अंतर में तब्दील होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट में हवा ये है कि ज्योति मिर्दा ने आरएलपी को जितना तोड़ना हो इतना तोड़ा। डांगा साहब को ले जाके टिकट दिलवा दिया, आरएलपी के प्रधान खींवसर उनको बीजेपी में लेके चले गए, और अब ज्योति मिर्दा पिछले चुनाव में जय दुर्ग सिंह जी 15,000 वोट लेके खड़े थे और
अशोक जी चौधरी खड़े थे, तो उनको भी कसर नहीं छोड़ी और उनको भी इस बार बीजेपी के मंच पे ले जाके बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हार जीत ज्योति मिर्धा अपने खुद की वर्चस्व की लड़ाई मान ली। देखिए, कोई भी चुनाव होता है, उसको जब तक इंसान अपना चुनाव मान करके ना लड़े तब तक उसमें पूरी तरह से अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता। तो मैंने हर जगह यही बोला है कि हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को और नेता को ये मानना पड़ेगा कि ये उसका खुद का चुनाव है। मैं भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, मैंने ईमानदारी से यही प्रयास किया है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो मैंने कहा, कुनबा बढ़ाएंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे। और आप देखेंगे कि जो 2023 के चुनाव से पहले जो स्थिति थी खेवसर में, उसमें और आज में रात और दिन का अंतर है। बहुत से लोग आकर के हमारे साथ में जुड़े हैं, चाहे वो आरएलपी से हों, कांग्रेस से हों, चाहे निर्दलीय लड़े हों, बसपा से लड़े हों, और ये सिलसिला जारी रह रहा है अभी भी। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई आकर के, भाई अगर किसी पार्टी के साथ में जुड़ रहा है, एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ रहा है, यहाँ पे माने कि भाई आरएलपी को छोड़ करके अगर आ रहे हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर ही रहे थे, और उनको जब ऑप्शन मिला तब उन्होंने आकर के संगठित होकर के और पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया। यही स्थिति आज आप इन चुनावों में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये टिकट बंटवारा हुआ, उस समय ये चल रहा था कि ज्योति मिर्धा भी टिकट ला सकते हैं, और आप क्यों इंटरव्यू में पूछा तो आपने कहा ये आला कमान के ऊपर है कि टिकट किसको देंगे। तो फिर ये आपको टिकट दिया नहीं या आपने लिया नहीं? देखिए, टिकट मुझे ऑफर करी गई थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता की जो भावना है, ग्राउंड पे जब आप घूमते हो तो आपको पल्स पता होती है। तो जनता की भावना, क्योंकि रेवत डांगा जी केवल मात्र 2000 वोटों से हारे थे, जनता की सहानुभूति थी, और हम भी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के साथ में अच्छा जुड़ाव रख सके ग्राउंड पे, उसको टिकट मिलना चाहिए। सर्वे में रेवत डांगा जी का और मेरा दोनों का ही नाम था, पर मैंने मना किया था विशेष तौर से कि हम लगेंगे साथ में, रेवत डांगा जी को मजबूत करेंगे, और ग्राउंड पे अच्छी प्रेजेंस है, सहानुभूति है, बेटर कैंडिडेट साबित होंगे इस चुनाव के लिए। और बड़े नेताओं ने इस बात के ऊपर सहमति जताई, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रेवत डांगा जी को टिकट दे करके भेजा है। पहली जीत मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की वहीं हो गई थी। हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं कि असली खेल तो अब जमेगा, पिछली बार टाइम नहीं मिला, मीटिंगें कम थी, और अब हनुमान जी बेनीवाल घर घर जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये 2000 का अंतर हम 20,000 का कर देंगे। बातें करने में तो उनको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन दावे ठोकने में इतना सार नहीं होता कि यदि किसी व्यक्ति को अगर दिन और रात दौड़ना पड़ रहा हो, और ऐसे कोई आदमी जिसने क्लेम कर रखा हो मैं तो हेलीकॉप्टर से उतरता ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं जाता हूँ तो पूरे राजस्थान में प्रचार करता हूँ, खेवसर में आता हूँ, 3 मीटिंगें करता हूँ और जीत करके चला जाता हूँ। तो तीसरी फ्रंट बनाई थी उन्होंने, मैं तीसरा मोर्चा हूँ। तीसरा मोर्चा, आज 7 जगह उपचुनाव हो रहे हैं और आप एक ही जगह चुनाव लड़ रहे हो, तो इस बात का भी जवाब देना उनको बनता है कि भाई कोई लेवाड़ ही नहीं था बाकी 6 जगह उनके टिकट के। और ये टिकट भी भाई की काट करके, सब सोच रहे थे कि शायद इस बार भाई को नहीं देंगे तो किसी कार्यकर्ता को दे देंगे, क्योंकि वो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते आए हैं। भाई की भी काट करके और अपनी पत्नी को टिकट दिया, तो ये बताता है कि उनको जमीन सरकती नजर आ रही है। और ये मतलब एक एक्सपेंशन फेज होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, जब सिमट करके कमरे में रह गई ये पार्टी, घराघरू पार्टी कहते हैं उसको। आपका एक बयान भी आया कि नारायण जी ने जहर का घूंट पी लिया, तो लोग कह रहे हैं कि ज्योति जी को कैसे पता चला कि नारायण जी ने हकीकत में जहर का घूंट पिया है? क्योंकि नारायण जी ने खुद ने बोला है। हम यहाँ पर नागौर में ही घर पर यहाँ पे मीटिंग थी, लगभग 45 खेमसर विधानसभा क्षेत्र के सरपंच इकट्ठे हुए थे, रेवत डांगा जी खुद आए हुए थे, उधर हनुमान जी ने अपने लोगों को इकट्ठा कर रखा था, और उन्होंने अपने उद्बोधन में वहाँ बोला था कि भाई इस बार जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। तो सबने यहाँ आकलन लगाया था, बैठे बैठे चर्चा चल गई कि नेताजी ने यूँ बोला है तो अब की लगता है कि भाई किसी को पार्टी के कार्यकर्ता को देते होंगे घर में से टाल करके। थोड़ी देर बाद में जब अनाउंसमेंट हुई तो फिर आस लगा के, तो ऑब्वियसली पहले एमएलए रह चुके हैं तो आस लगा करके तो नारायण जी बैठे हुए थे, नहीं दिया टिकट तो सब फिर सीधी सी बात है कि भाई जहर का घूंट पीने के बजाय जहर का घूंट पिलाने की बात कर रहे थे। तो मैंने ऐसे चुटकी ली थी, बोला था ये, तो नारायण जी ने अगले दिन अपने भाषण में क्लियर भी कर दिया। उन्होंने बोला जो जहर का घूंट पीता है वही महादेव बनता है।
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जहर का घूंट नहीं पिया या मुझे नहीं पिलाया गया, उन्होंने कहा जो पीता है वो महादेव बनता है। तब से वो नीलकंठ बन के घूम रहे हैं साथ में। लेकिन हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि मैं जनता कहती है वही काम करता हूँ, और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया, लोगों को बुलाया और फिर अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो जनता तो उनके पीछे ही चल रही है कि भाई हनुमान जी जनता का कहना मान रहे हैं। वो अपने ही लोग होते हैं, उनको बुला लिया उस दिन उनकी मीटिंग के अंदर। वहाँ से कई जगह से नारायण जी के जो समर्थक थे उन्होंने ये डिमांड भी रखी थी कि नारायण जी को ही रिपीट करा जाए, लेकिन उन्होंने फाइनली ये कहा कि भाई चलो ये फैसला आपने मेरे पे छोड़ा तो चलो फिर फैसला मैं ले लेता हूँ। फिर उन्होंने फैसला ले लिया। तो आप वो अपनी पार्टी का आला कमान वो खुद ही है। अब तो जाजम बीत चुकी है और अब 3 दिन बचे हैं वोट पड़ने में, तो आप क्या मानते हैं क्यों की जनता इस बार अब क्या मूवमेंट करेगी? देखो, आप कहीं पर भी, मैंने कई जगह जनसंपर्क में, मैं वैसे व्यवस्थाओं में जाता हूँ इस बार इंतज़ाम करने में, और मतलब कि हमारे वोट पड़ सकें, और उन व्यवस्थाओं पे मेरा ज़्यादा फोकस है। लेकिन जहाँ कहीं भी हम प्रचारों में गए वहाँ पे एक से एक माहौल देखने को मिला है, और उतना उत्साह अगर कन्वर्ट हो गया हमारे वोट के अंदर तो मेरा ये मानना है कि जीत नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीत होगी। दूसरा, इस बार आप देखेंगे कि ये एक अंतर है जो पिछले बहुत लंबे समय से हनुमान जी ने दावे जो कर रखे हैं, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैंने लड़ना सिखाया, मैंने तीसरा फ्रंट बनाया, मैंने इसको जिताया, मैंने उसको हराया, तो वो सारे दावे इस बार उनके औंधे मुँह गिरे हुए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी में, आखिरी दिन जिस दिन रेवत डांगा जी का टिकट अनाउंस हुआ है उस दिन सुबह तक वो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई सेटिंग कर। भाई आप कह रहे हैं कि हनुमान जी ने ये दावे करते आए हैं, तो हनुमान जी तो कह रहे हैं कि आपको विधानसभा में उन्होंने जाने से रोक दिया, लोकसभा में जाने से रोक दिया, और रेवंत राम जी डांगा को 2000 से उन्होंने फिर जाने से रोक दिया। तो वो तो लगातार सफल होते जा रहे हैं। हाँ। और आप लगातार जनादेश में पीछे रहते हैं, तो इसके कारण या कारण कहाँ रह गए? देखो ना, हर बार 2 पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती है सामने। 2014 में ये निर्दलीय चुनाव लड़े, ये मुझे तो कहते हैं कि हरा दिया, लेकिन खुद की तो जमानत जब्त हुई थी। तो उसको गिनाना कि मैंने ज्योति मिर्धा को हरा दिया, तो ये जीते थोड़ी थे। तो ये जो मोहरा बनने की इनकी आदत है कि ये जो मोहरा बन के कि मैं इसको खड़ा करने के पैसे ले लूंगा, मैं बैठाने के पैसे ले लूंगा, तो ये इन्होंने वहीं से कला सीखी थी कि मैं ये गेम अच्छा खेल सकता हूं। रिचपाल जी ये आरोप लगाते हैं कि ये तो बैठाते हैं तो भी पैसा, उठाते हैं तो भी पैसा। तो रिचपाल जी ने, सारी दुनिया ये चीज बोलती है और सभी जानते हैं, क्योंकि कई लोगों ने बैठाने के दे चुके हैं और कई लोग खड़ा करने के दे चुके हैं पैसे। तो ये सबको मालूम है कि ये जो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, जिसमें वो एक दावा भी करते हैं मेरा ख्याल कि ये जो पार्टी में चंदा आता है ये वो पैसा है जिससे मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो, वेबसाइट पे अवेलेबल है, किसी भी नेशनल पार्टी का जो डेटा होता है वो नेशनल उसके ऊपर वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, करना पड़ता है, कानूनन जरूरी है। तो इनका जो लास्ट इन्होंने मैंने चेक किया था जब, तो इनके 17 लाख रुपए कुछ आए हुए थे कभी तक, जितने आज से, जब से पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक, केवल मात्र 17 लाख रुपए। ऑनलाइन दिख जाती है चीजें, आदमी ढूंढता है तो कई चीजें मिल जाती हैं। मतलब रिचपाल जी ने 1000 करोड़ की पार्टी का कहा, तो आपने भी आरएलपी का खाता चेक किया? पार्टी है तो खाता तो चेक करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब दावे इतने बड़े करे कि मैं हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहा हूँ, हेलीकॉप्टर का किराया दिन का ही कुछ लाखों में जाता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर जिस हिसाब से वो चुनाव में घूम रहे हैं और अब की बार हेलीकॉप्टर नहीं आया, तो अब की बार हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? क्योंकि 6 जगह कोई लेवाड़ नहीं था टिकट का, तो हेलीकॉप्टर से गाड़ी पे आ गए। वो एक गाड़ी साथ में घूमती है, इन्होंने वो एक पीले और लाल रंग की करा रखी है गाड़ी कोई साथ में, वो गाड़ी के ऊपर ही हेलीकॉप्टर टाइप की पंखड़ियां बना करके आगे आरएलपी के दुपट्टे लगा करके, तो वो हवा से टायरों पे चलने वाला हेलीकॉप्टर बन चुका है ऑलरेडी। आप तो कांग्रेस में लंबे टाइम से रहे हैं और कांग्रेस की रंग रीति जानते हैं, तो हनुमान जी बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे और इनका हुआ नहीं, तो इसका भी कुछ आपको पता चला है कि क्यों नहीं हुआ? ये बीजेपी से करना चाहते थे, जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ है रेवत डांगा जी का, उस दिन सुबह तक इनका ये प्रयास था कि मैं किसी तरह बीजेपी के साथ में कोई सेटलमेंट कर लूँ। बीजेपी ने इनको हवा नहीं दी, क्योंकि हमारे नेताओं के बारे में गलत बीजेपी में नहीं करने में मेन प्रमुख आड़े कौन आ रहा था? सभी बड़े नेताओं की, किसी की भी रजामंदी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत सलत भाषा का प्रयोग किया था। भाई
कुछ नेता होते हैं जिनके गले उतर जाते हैं कि भाई अपमान का घूंट पी लिया और चलो राजनीतिक फायदे के लिए कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। फिर इन्होंने प्रयास में साथ साथ दूसरी तरफ ये थे कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लूँ, तो वहाँ भी ये नेताओं के सबके चुभने वाले शब्द बोल चुके थे। तो मारवाड़ी में अपन कहते हैं जैसे कि बड़ी उतारने का टाइम है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग अपना अपना प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि जब मौका लगा तब इनका कहना ये मैंने मदद करी, इसको जिता दिया, उसको जिता दिया, लेकिन वास्तव में इन्होंने जो समाज के नेता थे उनको काटने का ही काम किया। आप कहीं पर भी देखेंगे तो कनिका बेनीवाल पहली बार मंच के ऊपर दिखे और पहली बार में भी वो टिकट लेके मंच के ऊपर आए और पहली बार के भाषण में उन्होंने कहा कि ये मंत्री और संतरी जितने भी है ये चुनाव के समय ही यहाँ पर आपको दिखेंगे, फिर नहीं दिखेंगे। तो आप क्या कहेंगे? आपका राज है। वो तो उनका कहने का मतलब कुछ तो बोलेंगे वो, और तो क्या बोले। ना तो मंत्री और संतरी उनके राज के कभी बनने। उन्होंने वो सब्ज बाग दिखाए थे लोगों को कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तीसरा मोर्चा, और उस तरीके की बातें करी थी, राज की कुंची मेरे पास रहेगी। अब वो सब बातें जब गौण हो गई तो यही कह सकते हैं, लकीर लंबी करना तो उनके हाथ में है नहीं। ये तो बोल नहीं सकते कि राज हमारा आएगा, हम तुम्हारी ये मदद करेंगे। तो यही बताएंगे कि जो राज में है वो तुम्हारी मदद करने आगे नहीं आएंगे। हमारा ये पूछना है कि अगर हमारा विधानसभा में कोई प्रत्याशी पहुंचता है जीत करके, तो क्यों नहीं हमारी सरकार उसकी मदद करने आएगी? सारे विधायकों की करती है। और पार्टी तो अमूमन जो आपके हारे हुए जीते हुए कैंडिडेट होते हैं उनको भी पूरा तवज्जो दे करके चलते हैं कि भाई आपके हिसाब से अपने साथ के जो लोग हैं उनका क्या आप लोग कर सकते हो विकास कार्य होने, या आज के जो काम होते हैं उनमें कहाँ सिफारिश हो सकती है। हनुमान जी ये भी हमेशा कहते हैं कि मेरा काम कभी रुका नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी का राज है और राज में जनता आना चाहती है, तो फिर काम नहीं रुक रहा है, तो फिर जनता। हाँ, पिछले कुछ टाइम से नेताजी के काम हुए नहीं है। जब से बीजेपी का राज है, वो बात उनकी तब तक जायज़ थी जब तक अशोक गहलोत जी का राज था। उन्होंने मतलब आपस में सेटलमेंट कर रखा था अच्छा सा। जो नेता सूट नहीं करते थे अशोक गहलोत जी को, वहाँ बता देते थे, इनको मोहरा बना करके भेज देते थे, ये राजी बाजी चले जाते थे, उसमें 2 पैसे की शायद कमाई भी हो जाती थी। तो एक दूसरे को ये तालमेल सूट कर रहा था। लेकिन अब वो स्थिति भी ख़त्म हो गई, सरकार भी बदल गई, बीजेपी की आ गई। जिस टाइम इन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ा था, तो मतलब जैसे ये मौका इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं गठबंधन तोड़ूं, क्योंकि यहाँ उस वक्त अशोक गहलोत जी के बेटे को चुनाव हराने में इन्होंने ये क्लेम करा था कि मेरी बड़ी भूमिका रही थी। तो गहलोत साहब भी शायद थोड़े नाराज़ थे उस टाइम। तो गठबंधन इन्होंने फटाक से तोड़ा जब किसान आंदोलन की बात आई एनडीए के साथ में। जबकि आप देखेंगे कि उसमें भी एक बहुत बड़ी फ्लॉ है, गलती थी उसमें, क्योंकि जो इनका पहला बयान आया था वो जो 3 कानून आए थे उनके पक्ष में आया था। फिर इन्होंने देखा ये तो अच्छा मौका है छोड़ करके जाने का, ये मौका ही ढूंढ रहे थे, इन्होंने एनडीए को लात मारी। ये तो लोगों को कह रहे हैं ना, बॉर्डर के ऊपर हम इतने समय तक बैठे रहे और हमने जो किसान विरोधी कानून आया, एक तंबू लगा रखा था जिसमें 2 आदमी बैठे रहते थे। नेताजी तो खुद भी एक दिन नहीं गए, इन्होंने बहुत प्रयास किया था उस टाइम पर भी कि जो जाट महासभा और जो किसान मंच बैठे हुए उनके साथ में, पर इनकी रीति नीति को वो जानते थे, तो उन लोगों ने इनको मना कर दिया, बोले हम आपको अपने साथ बिठाएंगे भी नहीं। तो इनको मजबूरी में एक अलग से तंबू डालना पड़ा था, और उसमें नाम मात्र का कोई एक आधा आदमी बैठा रहता था। इन्होंने अपने झंडी के कलर कर दिए थे। तो वो सब बातें थी, पर उस टाइम आ गए। उस टाइम कुछ ये मानेसर वाला प्रकरण हो गया, तो इन्होंने कह दिया मैं 3 अपने एमएलएज का जो समर्थन है वो आपको दे दूंगा। गहलोत साहब से इनकी उस टाइम पर अच्छी सेटिंग हो गई। और एक लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा ने ये काम तो कर दिया कि अब पूरा परिवार दौड़ रहा है मंच के ऊपर, बाकी बड़े नेता इनके साथ में नहीं है। और दूसरी तरफ रेवंत राम जी डांगा है जिनके साथ में पूरे सरकार के मंत्री दौड़ रहे हैं। मंत्री समर्थन में आ रखे हैं, दौड़ तो रेवत डांगा जी रहे हैं। उनकी भाषा तो ये है कि दौड़ रहे हैं, अपनी भाषा तो वो कुछ भी बोल देते हैं। कह रहे हैं घर घर घूम लिए मंत्री। मंत्री तो क्या घर घर घूम लिए, कि आप ढाणी ढाणी गांव गांव घर घर गली गली घूम लिए और अभी भी घूमे जा रहे हो। और अब आपको ये चीज चुभ रही है कि 4-4 बजे तक घूमने का मुझे क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि आप खुद दावे किया करते थे। भाई चुनाव में घूमना, वोट मांगना, किसी के घर जाना, 4 बजे तक घूमना, ये कोई गलत काम नहीं है। हर आदमी अपनी कोशिश करता है चुनाव जीतने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है।
लेकिन आप ही नहीं उल्टे दावे ठोके थे, तो आज वो आकर के आपके वापस आपके सर पे मड़े जा रहे हैं, तो आप उसको बुरा मान रहे हो। तो आपकी क्या मजबूरी हुई कि भाई जब सब काम हो रहे थे, आप इतने मजबूत हो, आप इतने अगर समाज के भारी नेता बने हुए हो, तो आपको टिकट अपने घर में ही देनी पड़ी? क्या कारण है कि आप जिन सबको नेताओं को कहते हो कि इन सबको मैंने बनाया था और ये मेरे को छोड़ छोड़ करके चले गए, तो भाई अगर इनकी ताकत से आप जीत रहे थे तो ये तो हारने चाहिए थे। ये तो सब जाकर के नेता बन गए और चुनाव लड़ लिए और कहीं विधानसभा में और लोकसभा में पहुंच गए, और आपके 3 के समट करके 1 पे आ गए। तो जाहिर सी बात है कि भाई उनमें शायद काबिलियत थी, वो आपका सहारा ले रहे होंगे किन्हीं भी कारणों से, या आपके व्यवहार के पीछे आपको छोड़ करके गए। ये तो एक चिंतन का इस बार विशेष खींवसर के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां मंच के ऊपर बहुत होती है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि रेवंत राम जी डांगा एजुकेटेड नहीं है और उनके काम के ऊपर कि उन्होंने खेती में काम किया है या धोती पहनी है, या इसके ऊपर जो टिप्पणियां हो रही है, क्या कहेंगे? देखो सर, नेताजी के क्या होता है, डापा चूक हो रखे हैं। जब जमीन सरकती दिखती है और एक छत्र राज किया हुआ होता है आपने, और उसके बाद जब पब्लिक का एक ओपिनियन आने लगता है, एक साधारण आदमी है जो आपको प्रधान बनाने के लिए तो आपको उनकी काबिलियत लगी थी, लेकिन आज जब वो एमएलए बनने की बात कर रहे हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को कह रहे हो कि ये गलत है। और धोती कुर्ता पहनना, हम तो इसको शान की बात मानते हैं कि अगर कोई अपना मतलब, आज आप देखोगे कि अगर कोई शादी ब्याह होते हैं तो जो लोग पैंट कमीज पहनने वाले होते हैं वो भी शादी ब्याह में विशेष तौर से बच्चों से लेके बड़े तक सब धोती कुर्ता साफा लगा करके जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक शान होती है। तो उसको एक ओछे शब्द इस्तेमाल करके ये कहना कि भाई पढ़े लिखे नहीं, भाई अपने प्रधानी का काम तो करा ही रहे ना, और विधानसभा में सहारा ले लेंगे और किसी ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत पड़ेगी तो। आप ये कहना कि मेरे कपड़े इस्त्री करवा के लाता था, मेरे पानी की बाल्टियां भरता था, और हद ही कर दी जब बोला कि मेरे बूट पॉलिश करता था। लेकिन रेवंत राम जी डांगा कह रहे हैं कि मैंने खूब इनके रिश्तेदारों को मनाने में टाइम दिया, इनकी पार्टी को बनाने में मैंने खूब सहयोग किया। क्या कहेंगे? करा था। रेवत डांगा जी की मैंने काफ़ी मदद कर रखी थी जब मैं सांसद थी तब। उसके बाद से जब चुनाव में कभी इनसे बात होती थी कि भाई आप हमारे समर्थन में आओ, तो उन्होंने कहा साहब आपने मेरी मदद तो करी है पर मैं छोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने ईमानदारी से उनके साथ में निभाने का भी प्रयास किया था। ये भी मैं गवाह हूँ इस चीज़ की। और मुझे उनमें से एक चीज़ जो रेवत डांगा जी के बारे में बहुत अच्छी लगी थी, वो ये लगी थी कि आदमी जहाँ खड़ा था वहाँ ईमानदारी से खड़ा था, चाहे मेरे विपक्ष में ही थे वो उस टाइम पर। लेकिन ये भी मुझे पता था कि प्रधान बनने के समय इन्होंने बहुत प्रयास किया था उनको पींचने का, इनकी हर संभव प्रयास किया था इन्होंने कि ये प्रधान ना बन सके। जगदीश बिडिया सर जो खींवसर से जिनकी वाइफ प्रधान बनी, उनको तो इन्होंने नाराज कर ही दिया था। पहले कमिट किया और फिर नहीं किया, तब उनकी मदद करी हमने और उनको निर्दलीय प्रधान बनाया था। इधर रेवत डांगा जी को इन्होंने पूरी तरह से पींच करके, चाहे फाइनेंशियली कह लीजिए चाहे प्रेशर में ला करके। और जो आदमी ये कहता है मैं राज में सब काम करवा सकता हूँ, और जब इनके बाकी सारे काम हो रहे थे अशोक गहलोत जी के राज में, तो कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि मुंडवा पंचायत समिति के जो सरपंचों के पेमेंट थे वो इतने टाइम से क्यों अटके हुए थे? वो चाहते थे कि रेवत डांगा जी कमजोर हो अपनी पंचायत समिति में, और वो पासा इनका उल्टा पड़ गया, क्योंकि सरपंच वो आखिरी कड़ी होती है जो गाँव में काम कराता है, और उसके आपने इतने लंबे समय से, और जब हमने उनका पेमेंट पास भी करवा दिया तब इन्होंने लिखित में शिकायत कर दी कि मुंडवा पंचायत समिति में 100 करोड़ का गबन है, इसकी जांच पुनः करी जाए। 8 बार जांच हुई भी, क्लियर हुए हुए। राज बदलने के बाद इन्होंने फिर लिखित में शिकायत दी। वो तो धन्यवाद है करोड़ी मीणा जी का कि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं फरमाया और उन्होंने अपनी तरफ से क्लीन चिट दी। और धन्यवाद है हमारे पंचायती राज मंत्री जो हैं मदन दिलावर जी का कि उन्होंने उस बात को संज्ञान में लिया और उनकी परेशानी समझते वो पेमेंट रिलीज करवाया। एक दूसरी तरफ खूब बयानबाजी चल रही है, तो रेवंत राम जी डांगा इस बार प्लस कैसे है? आप गणित कैसे मिले है कि ये वोट बैंक आपको ज़्यादा मिल रहा है, या कौन से वोटा में छेदमारी हो रही है? क्योंकि लोग रोज आकर के नए जुड़ रहे हैं, आज भी नए लोग आकर के जुड़ रहे हैं, आरएलपी से आकर के जुड़ रहे हैं, पार्टियां समर्थन दे रही हैं। अभिनव पार्टी के अशोक चौधरी जी थे जिन्होंने उस टाइम पे अलग से चुनाव लड़ा था 2023 में, उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया और घूम घूम के सब जगह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो तो उन वोटों को गिन ही नहीं रहे कि वो तो बोतल थी और बोतल टेढ़ी हो गई। हाँ, ये तो कहने की बातें होती है, तो आप सब समझते हैं। उनका बड़ा अच्छा
मतलब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका एक अच्छा अपना एक सेटअप है। जो लोग साथ में जुड़े हुए एक्टिविस्ट टाइप के हैं, किसानों के सही मुद्दे उठाते हैं, साथ में लगते हैं। दुर्ग सिंह जी हैं, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जो उस टाइम चुनाव लड़े थे और काफ़ी वोट लेकर के गए थे। कांग्रेस के कई ऐसे आकांक्षी थे जो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे और जिनका थली बेल्ट में अच्छा होल्ड है, वो उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली। और रोज ही ऐसा सिलसिला जारी है कि आरएलपी से कुछ लोग आकर के आपके साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार युवा बहुत संख्या में आकर के, कई हमारे छात्र नेता हैं जिन्होंने आकर के और ज्वाइन करी। अभी यहाँ BR मिर्दा कॉलेज के हमारे प्रेसिडेंट रहे थे वासुदेव बांता, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो ये एक ट्रेंड बताता है आपको कि सरकार भी होती है तो कुछ फ्लोटिंग वोट भी होता है। वो आप समझते हैं कि भाई 2023 में सिचुएशन ऐसी थी कि भाई सरकार किसी की भी बन सकती है। कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम रिपीट करेंगे, बीजेपी कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी, हम जीत करके आएंगे। हनुमान जी दावा कर रहे थे कि 18-20 MLA मेरे जीत करके आएंगे और आज की कूंची मेरे पास रहेगी। तो लोगों के माइंड में 4-5 लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति भी आ जाती है, कुछ कंफ्यूजन भी रहता है। लोगों को उस टाइम लगा भी होगा कि शायद रेवत डांगा जी भाई कहाँ टक्कर ले पाएंगे। तो कुछ लोगों ने उस गफलत में ही कि भाई शायद ये कभी लड़ाई में ही ना आ पाए, और फिर भी जनता का इतना समर्थन मिला और वो केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हारे। आप क्या गणित लगा के बैठे हो, कितने हजार वोटों से आप सीट निकाल रहे हो? मेरा अगर आप एक सही आकलन माने तो 20-1000 के आसपास हमारी लीड रहनी चाहिए खिमसर में इन चुनाव में, अगर हमारे बीजेपी के जो वोट्स हैं वो कास्ट अच्छे से हो गए तो। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो राजपूत समाज के कुछ वोट इधर उधर हुए, तो ये इस चुनाव में क्या गणित बैठेगी? हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। देखिए इस बार जो हमारे राजपूत समाज के नेता हैं, सब क्या होता है कि जब बड़ा चुनाव होता है, सब जगह जब चुनाव चल रहा होता है तो सबकी जिम्मेदारियां बट जाती हैं और सब लोगों का फोकस नहीं हो पाता। बाय इलेक्शन की खूबसूरती है कि आप के पास समय खूब मिलता है, आप सब लोग जो अपनी एनर्जी यहाँ लगा सकते हो, सही दिशा में लगा सकते हो। किसी को रूसा मनाई करनी है तो कर सकते हो। तो समाजवार नेता या किसी जातिवार अगर अपन कह रहे हैं, या मतलब किसी भी सेक्शन में आप कहें ना, तो अपने अपने लोगों को संभालने की जिम्मेदारी आप दे सकते हो। और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कह करके कि यहाँ पे बढ़ चढ़ करके सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। भाई इस चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग है और मजबूती जो है वो बीजेपी की दिखाई दे रही है। हमारे जो सारे नेता हैं, मंत्री हैं, चाहे वो SC समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से हो, चाहे OBC से हो, सब लगे हुए हैं और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे खींवसर की जनता को? एक तरफ आपका राज है और दूसरी तरफ RLP सामने टिकट में टक्कर में है। मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक सुनहरा मौका है। आमतौर पर एक चुनाव होता है, विधानसभा में या लोकसभा में हमसे थोड़ी सी चूक हुई, लोगों की भावनाएं बहुत थी, समीकरण उस तरीके के बने थे कि जीत नहीं हो पाई। लेकिन अब ये एक फिर से मौका आया है, स्थिर सरकार है हमारी और केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है। भाई इस बार आएँ, वोट दें और रेवत डांगा जी को जिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लाभ ले पाएंगे, हमारे जो क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उनको करवा सकेंगे। कोई लोगों के काम है, जो लड़ाई भिड़ाई के काम है, इनको ख़त्म करके एक सकारात्मक सोच के साथ में एक अच्छी राजनीति, एक साफ़ सुथरी राजनीति करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि खींवसर में दोबारा से इस्टेब्लिश हो सके। ये देखिए हमारे साथ में ज्योति जी मिर्दा, जो पूर्व सांसद नागौर और नाथुराम जी मिर्दा के पोती, जिनसे खूब सारी बातें करके मैंने आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि इस बार खींवसर में क्या गणित बैठ रहा है और कौन खींवसर की सीट जीत रहा है। ज्योति मिर्दा दावा कर रही है कि 20,000 वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी खींवसर की सीट निकालेगी। सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा खींवसर की सीट? बिल्कुल करेगा। रेवत डांगा जी एक साधारण परिवार से आते हैं और उनके बारे में जिस तरीके की टिप्पणियां करी गई है और उनका जुड़ाव पब्लिक के साथ में डायरेक्ट है। पिछली बार बड़ी समस्याओं के साथ में चुनाव लड़ा, बहुत नज़दीक आकर के रह गए, तो जनता की इस बार मंशा भी है कि भाई उनको तो हमने जीते हुए हैं, सांसद बने हुए, और इनको जिता करके विधानसभा एक बार भेजें। एक साधारण व्यक्ति, उन्हीं के बीच में से उभरा हुआ एक व्यक्ति जो उनकी समस्या समझता है, ऐसे आदमी को आगे लेकर के आना चाहेंगे। मेरा ऐसा पूरा मानना है। बिल्कुल, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सहानुभूति फैक्टर कितना काम करेगा, और फिर नए वीडियो मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब।